अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाज़रीन, इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया की नज़रें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरा चीन पर हैं और डोनाल्ड ट्रंप ये दौरा एक ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब ईरान का इशू अमरीका की इंटरनल पॉलिटिक्स पर हावी हो चुका है। अब ये दौरा क्या फ़ोटो सेशन तक महदूद होगा या फिर दोनों बड़े ममालिक के दरमियान कोई ऐसे मुआहदे भी हो सकते हैं जिनसे दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली रूनुमा हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप के इस दौरे में ताइवान का मामला और मुख्तलिफ बिजनेस एजेंडाज टॉप प्रायोरिटी पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप सहाफ़ियों को बता चुके हैं कि वो चीन के साथ ताइवान के लिए 11 अरब डॉलर के हथियारों के पैकेज पर बात करेंगे, जिस पर चीन को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ बिजनेस डील्स पर भी बात की जाएगी, मगर हम जानते हैं कि इस मुलाकात में एक्स फैक्टर चीन का भी है। डोनाल्ड ट्रंप ज़रूर चाहेंगे कि चीन ईरान पर अपना असर व रसूख इस्तेमाल करे ताकि आपनाए हुर्मत से तेल की सप्लाई को बहाल किया जा सके। CBS न्यूज़ के बाद हम अमरीकी कांग्रेस की एक अहम हेयरिंग में सेनेटर लिंडसे ग्राहम की भी गुफ्तगू सुन चुके हैं, जो ईरान और अमरीका के दरमियान हालिया जंग बंदी के दौरान पाकिस्तान पर ईरानी तैयारों को शेल्टर देने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और ये इल्ज़ाम इस वक्त लगाए जा रहे हैं जब डोनाल्ड ट्रंप बतौर सालिस पाकिस्तान की तारीफ़ें भी कर रहे हैं। अब इसको अंदरूनी सियासत या लॉबिंग की वजह समझना चाहिए, इस पर हम बात ज़रूर करेंगे। लेकिन इसके अलावा हमने असम्बली में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ को भी सुना, जिन्होंने ये कहा कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में दहशत गर्दों की पुश्त पनाही कर रहा है। काबुल गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान की 19 घंटों की जो मीटिंग्स हुई, इस पर तालिबान हुकूमत ज़ुबानी कलामी बात करने को तैयार है, लेकिन तहरीरी तौर पर तैयार नहीं। अब इस क्राइसिस पर हमारी हुकूमत की स्ट्रैटेजी क्या होगी, इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि ये मसला जिस तरह एक दिन में पैदा नहीं हुआ, इसी तरह इसका हल भी एक दिन में निकाला नहीं जा सकता। अगर सिर्फ गुज़श्ता 48 घंटों की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशत गर्दी के बड़े वाक़यात हुए, इनमें बन्नू के थाना फ़तह खेल पर खुदकुश हमला, फ़तह खेल के करीब एक अहम पुल को धमाके से तबाह करना और लकी मरवत के बाज़ार में धमाके शामिल हैं, जिससे मालूम होता है कि अब दहशत गर्द भी हार्ड की बजाय सॉफ्ट टारगेट्स की हिकमत अमली अपना रहे हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। कामरान यूसुफ साहब मौजूद हैं, आप सीनियर तजिया निगार हैं। डॉक्टर कमर चीमा ज्वाइन कर रहे हैं, आप माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के। और मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म हुज़ैफ़ा रहमान साहब मौजूद होंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। डोनाल्ड ट्रंप की लैंडिंग हो चुकी है चाइना में और 2017 के बाद गालिबन वो जा रहे हैं। जो बाइडन ने तो एज़ फार एज़ आई नो विज़िट नहीं किया चीन का। क्या सिग्निफिकेंस है इस दौरे की, क्योंकि मल्टीपल इशूज़ हैं। कहा जा रहा है कि 4 मीटिंग्स होंगी अगले 36 घंटों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के दरमियान। तो ईरान वॉर के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इस दौरे की, या बायलैटरल जो ट्रेड के मामलात हैं वो टॉप प्रायोरिटी रहेगी? नहीं, देखें, जब ये अमेरिका और जो चीन है, दुनिया की दो बड़ी मईशतें हैं, और जब इनके लीडर्स आपस में मिलते हैं तो फिर एजेंडा बहुत ब्रॉड बेस्ड होता है। और सर्टनली ईरान अमेरिका की जंग उसको ओवरशैडो ज़रूर करेगी, लेकिन उसका जो ब्रॉडर एजेंडा है, क्योंकि ये जो विज़िट है अमेरिकी सदर ट्रंप का, ये पहले वो इधर आए हैं और उसके बाद इस साल के आखिर तक जो चीन के सदर हैं वो फिर वाशिंगटन जाएंगे। और ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 2017 के बाद ये पहला किसी भी अमेरिकी सदर का चीन का दौरा है। और अगर चीन जाने का जिन लोगों को इत्तेफाक होता है, तो चीन में इस तरीके से पिछले चंद सालों में तब्दीली आ रही है कि 6 महीने में ही आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आती है। तो 2017 में, नवंबर 2017 में जब उस वक्त अमेरिकी सदर ट्रंप चीन गए थे, उस वक्त के चीन में और आज मई 2026 के चीन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और आज 2017 में अगर जो अमेरिका है वो चीन को कर्टेल करने के बारे में सोच रहा था, और जो उस वक्त के चीन के सदर प्रेसिडेंट शी जो हैं वो एक लेसर, आप कह सकते हैं कि पावर के तौर पर आपको नज़र आ रहे थे। कल जब इनकी मुलाकात होगी मॉर्निंग में प्रेसिडेंट शी और ट्रंप के दरमियान, तो वो किसी दो जो आप कह सकते हैं कि हम पल्ला जो लीडर हैं उनके दरमियान बातचीत हो रही होगी। ईरान के ऊपर बिल्कुल बात होगी, लेकिन ओवरऑल अगर आप उनका डेलीगेशन देखें अमेरिकी सदर ट्रंप का, तो उसमें जहां उनके तमाम अहम जो वजीर हैं वो शामिल हैं, और जो जितनी बड़े बिलियनर्स और ट्रिलियनर्स उसमें एलन मस्क से लेके एप्पल के CEO और जो बाकी वो तमाम लोग उसमें मौजूद हैं। तो सर्टनली जो अमेरिका के लिए जो बड़ा इशू है वो ट्रेड है। ट्रेड क्योंकि दुनिया की दो बड़ी मईशतें हैं, इनका जो हुजम है 2024 में तो कोई $650 बिलियन था, फिर
2026 में अभी कम हो गया थोड़ा सा, क्योंकि जो टैरिफ की वजह से, बट स्टिल जो हैविली इन फेवर ऑफ चाइना है। तो एक जो सबसे बड़ा कंसर्न अमेरिकी सदर ट्रंप का है कि वो जो ट्रेड डेफिसिट को भी खत्म करना चाहते हैं, फिर ताइवान है, बाकी इश्यूज हैं, बट इट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट विजिट। और इसकी आउटकम जो है वो ना सिर्फ अमेरिका और चीन बल्कि बाकी जो दुनिया है उस पर भी उसका असर पड़ेगा। बिल्कुल, इसका जो रिपल होगा वो इंटरनेशनल इकोनॉमी पर भी आएगा और भी बहुत से बायलैटरल मामला जिस तरह आपने कहा वो अंडर डिस्कशन आ सकते हैं। कमर साहब, ये भी हमने सुना कि जो 11 बिलियन डॉलर्स की डील है ताइवान और अमेरिका के दरमियान, उस पर चीन खुश नहीं है और ये भी डोनाल्ड ट्रंप के बकौल अंडर डिस्कशन रहेगा ये जो मीटिंग होने जा रही है। लेकिन ईरान को लेकर हम कितनी एक्सपेक्टेशन रखें कि कोई स्विफ्ट डेवलपमेंट हो सकती है अगले 48 घंटों के अंदर इन टॉक्स के नतीजे में, या फिर ईरान का जो मामला है, जो मीडिएशन का मामला है या हुर्मस का मामला है, वो टॉप 3 या टॉप 4 कंसर्न्स में नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के विजिट में? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जारी बात है, ईरान का कंसर्न है तो सही है। और आपको ये भी पता है कि रिसेंटली चाइनीज कुछ कंपनीज के ऊपर जो है वो उन्होंने सैंक्शंस वगैरह लगाई थी। और चाइनीज इस चीज़ को बहुत केयरफुली देख रहे हैं। जहाँ पे चाइनीज जो है वो अपनी कंपनीज को तो ये कह रहे हैं कि अमेरिकन सैंक्शंस के साथ कंप्लाई ना करे, वहीं पे बैंक्स को ये कहते हैं कि जहाँ जहाँ पे सैंक्शंस लगी हैं उनको लोन आपने नहीं देना। तो बड़ा केयरफुली उनको चीज़ों को लेके चलना पड़ रहा है। और दूसरी इसमें चीज़ ये भी है कि चाइनीज़ ये समझते हैं कि देखें, उन्होंने ईरान को भी ज़रूर ये मैसेज दिया है कि इस मसले को हल होना चाहिए, ताकि उनकी जो ब्रॉडर चाइना यूएस के साथ जो ताल्लुकात हैं उसकी भी डायरेक्शन तय होनी चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि चाइना के अंदर बड़ा इंतज़ार है इस विजिट का। और एक तरफ जहाँ पे सैंक्शंस हैं, एक तरफ जहाँ पे टैरिफ लगाए हैं, जहाँ पे सैंक्शंस हैं, वहाँ पे जो चाइनीज ये समझते हैं कि हमारी जो उनकी ह्यूमिलेशन ना हो, किसी किस्म की इंसल्ट करते हैं अमेरिकन, वो ना हो। फिर चाइनीज को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को भी देखना है और वो समझते हैं कि ईरान को लंबे अरसे तक एक्सक्यूज इस्तेमाल करके हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाना ये अमेरिकन स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन इससे भी बचना है। तो बेसिकली तो चाइनीज ये सोच रहे हैं कि हमें ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कैसे लेके आनी है। और जो जितने भी इस वक्त सीईओज वहां पे जा रहे हैं, वो टेस्ला के वो हों या ब्लैक रॉक के हों या एनवीडिया के हों, ये बेसिकली इस वजह से जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे एक तो चाइनीज को पैसा चाहिए, जितनी अमेरिकन कंपनीज वहां पे जाएंगी उतनी मामलात नॉर्मली बेहतर होगी। दूसरा, उम्मीदें चाइना की तरफ से लगी हुई हैं कि हम अमेरिकी सदर को खुश भी करें। और वो जारी बात है, शायद बहुत सारे जो जिसे कहते हैं ना जहाज़ों के ऑर्डर और बहुत सारी सोयाबीन वगैरह खरीदा जाएगा। मल्टीपल चीज़ें हैं इनके सामने, जहाँ पे वो ताइवान के हवाले से आपको देखना पड़ेगा कि इस अमेरिकी सदर ने पिछले 12-15 साल की जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी इंडो पैसिफिक के हवाले से वो रिवर्स कर दी है। ये वो सदर है जिसने इंडो पैसिफिक का जिक्र भी नहीं किया। इसने क्वाड जैसे जो एक प्लेटफॉर्म था, क्वाड्रिलेटरल प्लेटफॉर्म को डिसफंक्शनल ऑलमोस्ट कर दिया, जिसपे इंडिया अभी कह रहा है कि इसको आप जो हेड ऑफ गवर्नमेंट लेवल से इसको जो मिनिस्ट्रियल लेवल पे ले आए। तो इस हवाले से तो चाइनीज खुश हैं, लेकिन चाइनीज को और जगहों पे उन्होंने टाइट किया हुआ है, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो बड़ी कोशिश थी वो ये थी कि चाइना के बैकयार्ड के ऊपर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करो और इसको कर्टेल करो एलाइज के ऊपर। लेकिन ट्रंप साहब ने कहा है कि मैं डायरेक्ट प्रेशर डालूंगा, मैं एलाइज के जरिए प्रेशर नहीं डालूंगा, क्योंकि एलाइज वो समझते हैं, वो आसियान हो, वो ऑस्ट्रेलिया हो, वो इंडिया हो, ये सारे के सारे बायलैटरल चाइना के साथ ट्रेड की वजह से ये समझते हैं कि कॉम्प्रोमाइज हो चुके हुए हैं। इनके ऊपर काम ना करें, डायरेक्ट अपनी लिवरेज स्टैब्लिश करें। इसीलिए ट्रंप साहब G2 का जिक्र करते हैं कि ये G7 और ये G8 और ये कोई चीज नहीं है, G2 है। तो मुझे ये लगता है कि मल्टीपल चीजें हैं जहां पे ट्रंप साहब ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बातें हैं, वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के हवाले से भी पाबंदियां भी लगाई हैं चाइना के ऊपर, काम भी करना चाहते हैं, ताइवान के हवाले से रिलैक्सेशन भी देना चाहते हैं, उनको वेपन्स भी देना चाहते हैं। लेकिन असल में जो जिसे कहते हैं ना कि ये जितनी भी ये जो विजिट है, इस विजिट ये तय करेगा कि अगले 2.5 साल जो है वो अमेरिका चाइना के ताल्लुकात की डायरेक्शन क्या होगी और क्या वाकई ही कोई बिजनेस हो पाएगा, या कि जो
लेवल है वो खराब ही रहेगा। बिल्कुल, जो गिव एंड टेक और जो फाइनेंशियल कंसेशंस लेने की अप्रोच डोनाल्ड ट्रंप की होती है, इसमें भी वही दिखाई दे रही है जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया। हुज़ैफ़ा साहब, इस विज़िट से पाकिस्तान की उम्मीदें क्या हैं ईरान की वॉर को लेके, हुर्मुज़ को लेके, क्योंकि हमने भी उसकी एक हैवी कॉस्ट पे की है, और सेकेंडली ये चीज़ हुकूमत नोट कर रही है जिस तरह से अमेरिका में लॉबिंग भी शुरू हो चुकी है। CBS न्यूज़ की जो ख़बर थी, और उसके बाद में सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने भी यही कह दिया एक हेयरिंग के दौरान कि पाकिस्तान जो है वो ईरानियन वॉर प्लेन्स को शेल्टर कर रहा है। तो इस तरह के इल्ज़ामात लगना शुरू हो गए हैं। वो और बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसको बाय नहीं किया, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ भी तारीफ़ की पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप की, बट इज़ दैट अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर यू? जी, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। गुज़ारिश ये है कि मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। पहले तो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो चाइना का विज़िट है, उस हवाले से जो आपके 2 फ़ाज़िल मेहमान हैं, उन्होंने बड़ी तफ़सील से रोशनी डाली। लेकिन मैं 1-2 अपने ज़ाती एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर देता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने चाइना जाने से कबल जो है, उनके दोस्त भी हैं, अमेरिका के सबसे बड़े बिज़नेसमैन भी हैं, एलन मस्क को दावत दी कि आप मेरे साथ चलें। तो ये दरअसल सिर्फ़ दावत नहीं थी, बल्कि मैं खुद कोई चंद माह कबल चाइना में था। तो जो शंघाई में जो एलन मस्क की कंपनी है, उनका जो गाड़ियों का प्लांट है, टेस्ला। वो टेस्ला का यानी दुनिया में सबसे बड़ा प्लांट उन्होंने अमेरिका में लगाया, और दूसरा बड़ा प्लांट जो है वो शंघाई में लगाया हुआ है। तो यानी ऑलरेडी एलन मस्क बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो ज़रा चाइना में कर रहे हैं, चाइनीज़ मार्केट को ग्रैब करते हैं। तो चाइना में उन्हें बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। तो इस हवाले से उन्होंने ऐसे शख्स का चुनाव किया जिसकी ऑलरेडी चाइना में मजबूत रूट्स हैं, और उससे लगता है कि जो आपके दोनों मेहमानों ने अपने तजर्बे की बुनियाद पे बातें की, वो बिल्कुल दुरुस्त मालूम होती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो इस वक्त टारगेट है वो चाइना के साथ मिलकर अपनी मईशत को भी मजबूत करना है, और चाइना की मदद से बाकी जो उनके मामलात थे, यानी वो G7 वाली बात जो आपके मेहमानों ने की, और फिर G2 वाली बात, कि वो लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को ये बात समझ आ गई है कि बजाय ये कि 8, 10, 15 ममालिक को मैनेज करने के, एक ही जो है वो कहते हैं हाथी के पाँव में सबका पाँव, चाइना के साथ अगर मेरे मामला ठीक हो जाए तो ईरान का मसला भी, चाइना इस रीजन का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, वो भी हल होने में आसानी होगी, और उसके अलावा बाकी दीगर चीज़ें भी। जो आपने बात की कि हमारी क्या उम्मीदें हैं, देखिए जी, बिल्कुल उम्मीदें 2 सुपर पावर्स, यानी एक आलमी सुपर पावर अमेरिका है, नंबर 2 चाइना है, और इस खित्ते की तो सबसे बड़ी सुपर पावर चाइना तस्वुर की जाती है। मैं एशिया की बात कर रहा हूँ। तो ज़ाहिर है अगर प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ आते हैं और आए हैं, और शी जिनपिंग से उनकी बात होती है, और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग किसी हवाले से उनसे कमिटमेंट कर लेते हैं, तो बहुत मुश्किल होगा ईरान का, यानी 7 समंदर पार बैठे हुए जो है मुखालिफ या दुश्मन का मुकाबला करना और बात होती है, और आपके हमसाए में ही आपका वो ब्रादर मुल्क कहें, या आपका एक ऐसा मुल्क जो आपके साथ स्ट्रेटजिक पार्टनर बना हुआ हो, उसकी तरफ से कोई प्रेशर आएगा, तो ज़ाहिर है फिर मुश्किल होता है कि उस जंग को कंटिन्यू किया जाए। तो लामहला हम सबकी यही तवक्कुआत और उम्मीदें हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की जब मुलाकात हो जाती है, और उस मुलाकात में ज़ाहिर है चाइना की भी ये ख्वाहिश भी और कोशिश भी है, क्योंकि जंग तो इस खित्ते पे इम्पोज़ की गई है ना, और इस खित्ते में सबसे बड़ी मार्केट जो ग्रैब करता है, इकोनॉमी वाइज़ कहें या वैसे कहें, वो चाइना करता है। और अगर किसी के यानी एक मोहल्ले में किसी का सबसे बड़ा घर हो, और उस मोहल्ले में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो, तो लामहला घर एग्जैक्टली। के जो बासी है, जो सबसे बड़ा घर रखते हैं, उसको भी, वो भी मुतासिर होता है, जबकि अमेरिका बहुत दूर बैठा हुआ है। तो चाइना की ख्वाहिश होगी कि मसला हल हो, और जबकि ट्रंप उनके पास चलकर आए हैं, तो उसमें ज़ाहिर है कि मसला हल होता है। पाकिस्तान की जो काविशें हैं, आपने बताया कि अमेरिका के अंदर 2-3 जो उनके लोग हैं, उन्होंने लॉबिंग की है, कुछ करारदादें पास की हैं कि पाकिस्तान शायद ईरान को दरपरदा को सपोर्ट कर रहा है। मैं इसकी इसलिए जो है बिला खौफे तरदीद इसको जो है मैं इसका रिबटल पेश कर रहा हूँ। गुजारिश ये है कि ज़ाहिर है अमेरिका एक सुपर पावर है, और पेंटागन और ख़ास तौर पे CIA के पास एक-एक पल की मालूमात होती है। उनका जो अपना सैटेलाइट है, वो बहुत जदीद है, तो इस हवाले से हो नहीं सकता। और पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है, यानी मैं अपनी वज़ाहत नहीं कर रहा, मैं लॉजिकल आपको बातें बता रहा हूँ। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को एक-एक चीज़ का इल्म है कि पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार है, और पाकिस्तान के लिए ये जंग रुकना क्यों अशद ज़रूरी है। बिल्कुल। यानी जो बात आपने की, यानी जो आपने अमेरिका में जो चीज़ें हुई, उनको आपने ज़ाहिर है दोबारा रिपीट करके मेरे सामने रखा। गुजारिश है अगर हम ऐसा रोल प्ले करेंगे, तो उससे क्या होगा, खित्ते में जंग जारी रहेगी। तो आप खुद एग्जैक्टली। सोच सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी ये जंग बर्दाश्त कर सकती बिल्कुल है। नहीं कर सकते। हम तो चाहते हैं कि शाम से पहले दोपहर में ये जंग बंद हो जाए, और ज़ाहिर है ऐसे उसका असर पड़ेगा पेट्रोल मसनूआती कीमतों पर,
हमारा जो मेन मसला है, आपका जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बिल का डिफरेंस है, वो ज़ाहिर है इतना बढ़ जाता है जब पेट्रोल मसनूआत की कीमतें यानी क्रूड ऑयल जो है वो 110-15 से ऊपर जाता है कि आपकी इकोनॉमी बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। Exactly. और उसके अलावा भी दीगर ठीक। चीजें हैं, तो हमारी यानी इतना ईरान की शायद ख्वाहिश ना हो ये जंग बंद हो, हमारी ज्यादा ख्वाहिश है कि ये अमन कायम हो। और मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप का बिल्कुल हम पर एतमाद है और होना भी चाहिए। जिस खलूसी नीयत से हमारे फील्ड मार्शल, वजीर आजम साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सारे लोग लगे हुए हैं, तो उसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान की सही। इन कोशिशों और काविशों को अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर अमेरिका में किसी भी उनके एक तबके ने अगर इस तरह की चीज की है तो मैं समझता हूँ कि मैं तो इस को जो है कंडेम करूंगा इसे। बिल्कुल, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी वो कन्विंसिंग नहीं रही। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। कामरान, अगर अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें तो फिर जो वॉर बिल है वो उनकी मैशत को भी अफेक्ट कर रहा है। पेंटागन की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि जब से जंग शुरू हुई है तो इसका वॉर बिल जो है वो $29 बिलियन हो चुका है, $29 बिलियन। इसके अलावा 3.8% जो है वो इन्फ्लेशन में इंक्रीज़ देखा गया। पिछले 3 साल में इतनी महंगाई अमेरिकन्स के लिए नहीं हुई क्वालिटी ऑफ लाइफ को सपोर्ट करने के लिए जितनी अब हो चुकी है। तो ये अंदाज़ा है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि ये मुतज़ाद ख़बरें जो आती हैं, जिस तरह बरतानिया ने अब ये ऐलान किया अपना हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए, वो जो एक अलायंस बना रहे हैं जिसमें 40 कंट्रीज़ होंगे और इसके अलावा वो माइनिंग हटाने वाले जो आलात हैं वो भेज रहे हैं वहाँ पे। तो आपको क्या लगता है कि अब ये अग्रेशन की तरफ जाना है या डिफ्यूज़ल की तरफ जाना है? क्योंकि जो वॉर बिल है वो बहुत बढ़ गया, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई, तो अग्रेशन तो कंटिन्यू नहीं हो सकता अगर स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो। बिल्कुल, और उसके अलावा जो खुद अमरीकी सदर ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग है जो पिछले साल 47% थी, अब वो कम होकर 36% हो गई है, जो लेटेस्ट अभी सर्वे आया है। और इसी तरीके से जो 2/3 लोगों से जो अमेरिका में पूछा गया तो वो इस बात से, उसमें 2/3 जो लोग हैं उन्होंने ये कहा कि ये जो कोई रैशनल अमरीकी सदर ट्रंप दे नहीं सकेंगे ईरान के खिलाफ जो जंग का उन्होंने आगाज़ किया था। अब आगे क्या होगा, क्या इसको एक काइनेटिक यानी कि एक जंग के ज़रिए सारे मामलों को हल किया जाएगा? आई थिंक 2 तरह के व्यू हैं। अगर आप अमेरिका या इजरायली लॉबी देखें, वो तो डेफिनेटली चाहती है कि ये दोबारा किसी तरीके से जो भी डिप्लोमेटिक एफर्ट हो रही है वो ख़त्म हो और उनको मौका मिले कि वो ईरान के खिलाफ चढ़ाई करें। उनको इससे कोई सरोकार नहीं है। और ये जो सेनेटर लिंडजे ग्राहम अचानक से, और जो CBS की स्टोरी है, तो इसको आप इस कॉन्टेक्स्ट में ही देखें कि पाकिस्तान के किरदार को अंडरमाइन करने का एक जो मकसद है वो सिर्फ पाकिस्तान को बैड लाइट में पेश करना नहीं है, इनफैक्ट बुनियादी तौर पर जो डिप्लोमेटिक प्रोसेस है उसको अंडरमाइन करना है और ये बताना है कि ईरान के साथ बातचीत के जरिए मामला हल नहीं हो सकते। और जो ट्रंप हैं, जब से जो नया जो प्रपोजल ईरान की तरफ से या काउंटर प्रपोजल आया था उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो कम से कम 2 उन्होंने मीटिंग्स की सिचुएशन रूम में, और उन दोनों मीटिंग्स में वो अपेरेंटली किसी फैसले पर नहीं पहुंचे, क्योंकि एक लॉबी जो इजराइल को रिप्रेजेंट करती है वो शायद ग्राउंड इन्वेजन की बात कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप जो हैं, मेरे ख्याल में जो पहला उनका तजुर्बा हुआ है, जिस तरीके से उनको लगा है कि उनको एक बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे वेनेजुएला की तरह के, जी हम हमला करेंगे और विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू डेज वहां पे रजीम चेंज हो जाएगा, सारा मकसद हमारा हल हो जाएगा। लेकिन वो जो सुहाने ख्वाब थे वो एक डरावना ख्वाब साबित हुआ। और अब शब्द ट्रंप जो हैं वो बेशक बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन उनको उनके कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाजा है। नंबर 1 कि जो उनकी अप्रूवल रेटिंग है, जो मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं, जो वहां पर खुद अमेरिका में उनके अपने जो सपोर्टर्स हैं ये सवाल कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली आई थिंक ये जो विजिट है अगेन जो अमेरिकी सदर ट्रंप का चीन का, और उनकी जो मुलाकात होगी उसके बाद मेरे ख्याल में चीजें क्लैरिटी की तरफ जाएंगी, एक वजाहत होगी कि क्या होगा। बट ओवरऑल कामरान, एक और चीज़, ये जो मुख्तलिफ ममालिक में इंक्लूडिंग पाकिस्तान ये एनालिसिस होता है ना कि चीन और अमेरिका की एक बहुत ही सीवियर कोल्ड वॉर चल रही है और दोनों जो हैं वो एक रवायती हरीफ बन चुके हैं और दोनों बड़े हॉस्टाइल कंट्रीज़ हैं। लेकिन ऑप्टिक्स तो ऐसे दिखाई नहीं देता, जिस तरह हुज़ैफ़ा साहब अभी कह रहे हैं कि टेस्ला के साथ जो एंगेजमेंट है उनकी, जिस तरह का रिसेप्शन डोनाल्ड ट्रंप को मिल रहा है, दैट इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ फ्रेंडली कंट्रीज विजिट ना। तो आपको क्या लगता है कि ये इसको भी ओवर एस्टिमेट करते हैं लोग कि बहुत सीवियर कोल्ड वॉर है, जबकि असल में दोनों एक दूसरे से बेनिफिट ही हासिल करना चाहते हैं फाइनेंशियली, ट्रेड वाइज? और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप नंबर्स देखें तो दुनिया की जो 2 बड़ी मईशतें हैं, सबसे ज़्यादा इनका आपस में ट्रेड वॉल्यूम है। और यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हमारे यहाँ भी बड़े लोग, वो होता है ना कि बर्बाडो होता है कि किस तरीके से इवन चीन जैसा जो मुल्क है, अगर जो रेड कारपेट वो दे रहे हैं अमेरिकी सदर ट्रंप को, तो उनको भी अंदाजा है कि बेशक वो भी एक बड़ी ताकत है, लेकिन दे डू नॉट वांट टू एनॉय इवन प्रेसिडेंट ट्रंप।
लेकिन इसमें एक जो बुनियादी फर्क है, जो कोल्ड वॉर की आप बात करते हैं, आई थिंक ये जो रिपब्लिकन, जिसमें ट्रंप भी शामिल हैं, जो लीड कर रहे हैं, इनका एक बुनियादी जो डिफरेंस है, अनलाइक पहले जो रिपब्लिकन्स थे या जो डेमोक्रेट्स थे, डेमोक्रेट्स खास करके उनका जरूर था कि चाइना को हमने कर्टेल करना है और इसीलिए इंडिया के साथ इत्तेहाद हो या क्वाड हो या बाकी उनकी जो अप्रोच हो। लेकिन जो ये रिपब्लिकन वाला टोला है, इनकी ज्यादा प्रैग्मेटिक अप्रोच है। इनको ये लगता है कि चीन एक दुनिया की बड़ी ताकत है और ये अब रियलिटी है, इसको आप कर्टेल नहीं कर सकते। अब क्या कर सकते हैं कि कम से कम चीन ऐसे काम ना करे जिससे अमेरिका के इंटरेस्ट हर्ट हो। तो यही जो बुनियादी तौर पर वो G2 का भी यहां पर जिक्र आया, तो बिल्कुल ये उस तरह की कोल्ड वॉर नहीं है। अब चीन ने अपने आप को, वो अपना जो बार है उस लेवल तक ले गए हैं। वो कहते हैं ना कि दो अगर ताकतवर मुल्क हों या ताकतवर इंडिविजुअल हों तो उनके दरमियान लड़ाई नहीं होती, हमेशा एक कमजोर होगा, एक ताकतवर होगा, उसके दरमियान लड़ाई होगी। तो ये अब चीन अपने आप को उस लेवल पर लेके गया है कि अब अमेरिका के लिए मुमकिन नहीं है कि उनको मिलिटरीली या किसी और तरीके से रोक सकें। तो बेटर ऑप्शन आई थिंक उनको यही लगता है कि अब अमेरिका को लगता है कि बैठ के अगर हम अपने इंटरेस्ट जो हैं उसको प्रोटेक्ट करें, दैट इज द वे फॉरवर्ड। तो इसलिए यू आर एब्सोल्युटली राइट कि इस तरह की कोई कोल्ड वॉर नहीं है, बल्कि दोनों मुल्क अपने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपस में आप बातचीत कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो जिस तरह से IR में कहा जाता है ज्वाइनिंग द विनर, तो यहाँ पर वही अप्रोच गालिबन ली जा रही है। इस पे कमर साहब, नेतन्याहू के स्टेटमेंट की जो इम्पोर्टेंस है उस पर बात करना चाह रहा हूँ कि उसने जो कहा है आज से 2 रोज़ पहले कि जब तक 0% एनरिचमेंट थ्रेशोल्ड पे नहीं आता ईरान, हम तो जंग बंद नहीं करेंगे। डज दैट मीन कि दे आर स्टेपिंग आउट ऑफ द शेडो ऑफ US के अमेरिका अगर जो भी ऐलान करे या मीडिएशन करे, हमें 0% एनरिचमेंट चाहिए, उससे किसी भी कम चीज़ पर हम अग्री नहीं करेंगे और हमारा ऑफेंसिव जो है वो कंटिन्यू रहेगा? देखिए, ये जो पॉइंट है कि 0% एनरिचमेंट, देखें ये तो आप जो मर्जी हो जाए, आप इजरायलियों और ईरान का तो आपस में मिसट्रस्ट हमेशा रहना है, बेशक ये न्यूक्लियर डील हो भी जाए। लेकिन ये वो पॉइंट है जिसको लेके वो जारी बात करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसी चीज को पॉइंट को देख लें कि अमेरिका के अंदर ये बहस होना शुरू हो गई है कि भाई आप दुनिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के ऊपर तो जिक्र करते हैं, आप इसराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर क्यों जिक्र नहीं करते? क्या वो NPT के मेंबर हैं? क्या वो IAEA के सेफ गार्ड्स में हैं? वो दुनिया में क्या कर रहे हैं? उनका क्या किरदार है? इस हवाले से भी यहाँ पे बहस होना शुरू हो गई है। और दूसरी तरफ बात ये है कि ईरान जो है वो जो प्रपोजल मुख्तलिफ आ रहे हैं जा रहे हैं, जिसका भी जारी बात है पता नहीं है, लेकिन जो लास्ट नॉन प्रपोजल है वो तो यही था ना कि हम सारे के सारा जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको डाउन ब्लेंड करेंगे, या अभी वो कह रहे हैं कि हम किसी और जगह भेज देंगे। तो मेरा ख्याल है कि न्यूक्लियर के हवाले से तो चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, लेकिन जो लार्जर सिक्योरिटी एश्योरेंसेस ईरान चाहता है वो क्या अमेरिका और इजराइल दे पाएंगे? और दूसरी बात ये भी है कि इजरायली भी तो ब्रेक ले रहे हैं, उनको भी तो इस चीज का पता है कि ईरान के जो मिसाइल्स हैं वो सारे इजराइल को भी हिट करते हैं, बाकी ममालिक को भी हिट करते हैं। अमेरिका और ईरान इजराइल की जो कैपेबिलिटी है इनको रोकने की वो अब उतनी ज्यादा नहीं रही। तो ये और आपको पता है नेतन्याहू का तो सबसे कम क्रेडिबिलिटी है और कम ट्रस्ट है, लेकिन एक चीज है कि जो नेतन्याहू बोल रहे हैं यही बात बार बार ट्रम्प साहब भी कर रहे हैं कि हम किसी कीमत पे भी ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम और वो नहीं करेंगे। तो वो मुझे लगता है कि इस हवाले से वो कन्विंस्ड हैं कि अगर हमने हमले भी कर लिए हैं उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, हमला भी कर लिया, पहले भी पिछले साल भी किया था, अभी भी किए हैं, वैसे भी हमले कमर कर साहब, लिए सॉरी हैं। टू कट यू, लेकिन एक और चीज़ पे मैं चाह रहा हूँ, जिस तरह कल हमने देखा कि जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के एडवाइज़र हैं इब्राहिम रज़ाई, उन्होंने ये कहा है कि अगर दोबारा हमला होता है तो हम 90% एनरिचमेंट को अटेन कर लेंगे। तो हमने कल भी इस पर बात की। मुझे तो ये लगता है कि ये अपने ही डॉक्ट्रिन के खिलाफ जाने वाला एक स्टेटमेंट है, जिसमें वो असर्ट कर रहे हैं दैट वी कैन गो न्यूक्लियर, हमारा कंप्लीट एम्बिशन जो है वो नॉन न्यूक्लियर नहीं है। आपको लगता है अप्रोप्रिएट था? देखिए, वो सारी बात है, वो बेसिकली एक मजीद जंग को रोकना चाहते हैं और वो समझते हैं कि अगर आप हमें मजबूर करेंगे, अगर आप हमारे साथ जंग करेंगे इस तरह, तो हम फिर मतलब वी विल गो फॉर दैट ऑप्शन जिस चीज के लिए। तो हम पे टेबल पे बैठ के हमारी इस एनरिचमेंट के बारे में बात कर लें, एनरिच यूरेनियम के बारे में भी बात करें, हमारे फ्यूचर की भी बात कर लें, लेकिन अगर आप एक मजीद और हमला करेंगे तो फिर हम आपके साथ मजीद किसी किस्म की कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे और अपनी मर्जी करेंगे, और हम पहले ही IAEA के साथ कोऑपरेशन बंद कर दिया। तो मेरा ख्याल है वो ये चीज करना चाहते हैं। याद रखें, जो उस वक्त
रागची साहब जिनीवा में एग्री करके आए थे, जिसके बाद उन सारी एफर्ट्स को टॉर्पीडो कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। वो उस वक्त भी बड़ी अच्छी ऑफर ईरान ने दी थी, लेकिन उस वक्त भी इजराइल और वो जो हॉक्स थे वो लॉबी कामयाब हो गए और उन्होंने ईरान पे हमला कर दिया। तो मेरा ख्याल है ईरान मजीद जंग को अवॉइड करना चाहता है, इसलिए वो अब इस डायरेक्शन पे आ गए हैं कि जब हम आपको सब कुछ दे रहे थे तो आपने लिया नहीं, हमला कर दिया है। अब अगर करेंगे तो फिर अब हम आपके साथ किसी किस्म की बात नहीं और हम अपनी एनरिचमेंट की तरफ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक डिटेरेंस का तरीका है, जंग को रोकने का एक तरीका। बिल्कुल, कहा जाता है कि ये भी जो कार्ड है ईरान के पास, ये काफ़ी डेटरेंस मेंटेन करने पे उनको हेल्प कर सकता है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। हुज़ैफा साहब, एक और चीज़ जो वॉर की कॉन्सिक्वेंसेस में हो रहा है उस पर तो अंसार अब्बासी साहब की भी हमने रिपोर्ट देखी है। वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत पर लीटर 145 रुपये आवाम से कमा रही है, और दूसरा एक और बुरी खबर कि क्रॉस सब्सिडी जो गैस पर थी 140 अरब रुपए वो भी ख़त्म करने का ऐलान हुआ है। तो ये IMF की कंडीशंस हैं स्ट्रिक्टली, या फिर टैक्स रेवेन्यू पूरा नहीं हो रहा इसीलिए 140 रुपये आपको लेने पड़ रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। गुजारिश ये है कि आपके दोनों सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहली बात तो ये है कि कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहती कि वो कोई ऐसा टैक्स जो है आवाम पर इम्पोज कर दे या आवाम पर ऐसा बोझ डाल दे जो बराह रास्त उसकी जो है मकबूलियत पे असरअंदाज हो। ये तो ज़रूर देखने में आया है कि हुकूमतें टैक्स कलेक्शन करती हैं और उन टैक्स के पैसे से अपना जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान होता है या PSDP होता है उसको इंक्रीज कर देती हैं। यानी अगर वो 1000 अरब है तो आवाम से एक्स्ट्रा टैक्स लेकर उसको आप 2500 अरब पर ले गए, लेकिन ये कभी नहीं होता कि आप अपना 500, 700, 800 अरब रुपया PSDP से भी निकाल दें, वो आवाम की सब्सिडी पे खर्च कर दें, और उसके अलावा जो है आप टैक्स कलेक्शन करके पैसा कहाँ लेकर जाएंगे। तो लाभ महाला वो पैसा जो है, जो हमने लोन्स इस वक्त भी IMF से लिया हुआ है, इससे पहले भी मुख्तलिफ हुकूमतों ने, चाहे वो PTI की हुकूमत थी, चाहे PMLN की थी, चाहे उससे पहले पीपल्स पार्टी की या मार्शल आर्ट थे, तो हमारे ऊपर कर्जों का एक बहुत बड़ा बोझ है। उनकी ज़ाहिर किस्तें आती रहती हैं, हमने उनकी वापसी को यकीनी बनाना होता है। और अब भी IMF ज़ाहिर हमें टारगेट देता है कि भाई ये टारगेट आप अपना अचीव करेंगे तो हम आपको नई किस्त जारी करेंगे। उसके अंदर सिर्फ ये नहीं है कि ये किस्त जारी नहीं होगी, साबका भी जो हमने उनके कर्जे देने हैं, और उसके अलावा जब आप IMF प्रोग्राम में होते हैं तो दुनिया का आप पर एतमाद बहाल होता है। यानी आपके ब्रादर ममालिक भी आप पर ट्रस्ट कर रहे होते हैं कि एक आलमी मालियाती जो कर्ज का इदारा है, अगर ये उसके साथ जो है बिहेव कर रहे हैं और वो इन पर चेक एंड बैलेंस रखे हुए हैं तो हमारा पैसा भी महफूज है। अगर आलमी मालियाती इदारा जो कर्ज में डील कर रहा है, अगर आप उसी को डॉज कर जाएं, क्योंकि बानी के दौर में हुआ, तो आपके अपने भी, यानी आपके जो करीबी तरीन ममालिक, दोस्त ममालिक हैं, वो भी शक की निगाह से देखते हैं कि अगर इन्हें IMF को डॉज या नाराज कर दी है तो हम तो इस शोबे के माहिर ही नहीं है, तो हम किस बाग की मूली हैं। तो बेसिकली गुजारिश ये है कि जो 140 या 45 रुपए की जो भी स्टोरी की अंसार अब्बासी साहब ने, इसमें से 1 रुपया भी ना किसी हुक्मरान की जेब में, ना किसी हुक्मरान के तरक्याती बजट की जेब में जा रहा है। ये सोली जो है, जो आपका रेवेन्यू का टारगेट है उसको अचीव कर IMF और बाकी जो आपके लोन्स शेड्यूल्ड है, उनकी किस्तें वापस करनी है, उस पर खर्च हो रहा है। और इसका ये भी कोई जस्टिफिकेशन मैं आपको नहीं दे रहा कि ये बहुत अच्छा हम कर रहे हैं, इंतहाई मजबूरी है। और गरीब आदमी किसी भी तरह की जस्टिफिकेशन सुनने को तैयार नहीं होता, बल्कि वो जस्टिफिकेशन को ये समझते हैं कि मेरे जख्मों पे मजीद नमक छिड़क रहे हैं। लेकिन हुज़ैफा साहब कितनी देर तक हो सकता है, क्योंकि कल हमने देखा आरामको का एक स्टेटमेंट के 2027 के आखिर तक इस जंग के असरात जो हैं वो मईशत पे रहेंगे। तो आप ये बता सकते हैं कि ये जो फिल वक्त ये वेव हम देख रहे हैं पाकिस्तान में आती हुई, ये कितनी आगे तक जा सकती है, गॉड फॉरबिडन अगर जंग रुक भी जाए तो? देखिए, बात ये है कि आपको याद होगा कि 2022 में जब हमने हुकूमत संभाली तो आपके रिजर्व्स हमारी हुकूमत संभालने के 2-3 महीने बाद ही, यानी जून 2022 में, बानी तहरीक इंसाफ के कई इंटरव्यूज ऑन रिकॉर्ड हैं जिसमें वो फरमाते थे कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, और वो सही कह रहे होते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जिस हाल में मैंने हुकूमत छोड़ी है और फिर रिजर्व मजीद कम हो गए, वो ज़ाहिर लोन की उच्च वापसी थी, IMF आपसे नाराज था, मार्कअप आपका 24 को टच कर रहा था, यानी कोई बंदा बिजनेस नहीं कर रहा था बल्कि पैसा बैंकों में डाल के प्रॉफिट हासिल कर रहा था। डॉलर आपका अदम एतमाद और उसके बाद आने वाले 2 माह में 325 को टच किया था। 325 से हम 278 पर लेकर आए, मार्कअप अपने 10 पर लेकर आए। उसके अलावा रिजर्व्स आपके 20-21 डॉलर को टच कर रहे थे। 20-21 बिलियन डॉलर के बाद ये जो क्राइसिस आया पेट्रोलियम मसनूआत का, और आपने देखा कि हम पर ये जंग हम पर मुसल्लत की गई है, यूं समझें,
और इसके असरात हम पर मुसलत किए गए, यूं कह सकते हैं। उसके बाद वह चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं रही, और पेट्रोलियम मसनूआत की जब कीमतें ऊपर जाती हैं तो हर चीज, यानी बिजली की कीमतें भी ऊपर जाएंगी, अशया खुर्दनोश की भी, आपकी बुनियादी जो इंसानी जान को बचाने वाली अद्वियात है उनकी कीमतें भी। तो ज़ाहिर हमारे बस में नहीं था, यानी 256 से 415 का जो सफर है, ठीक है, उसमें लेवी भी कुछ ना कुछ ऐड हुई, लेकिन सिर्फ वो लेवी की वजह से वहां तक नहीं पहुंचा, बल्कि आलमी मार्केट में वो कीमतें बढ़ी। अब हमारी देखिए पूरी कोशिश है, अब दुआ करें, अल्लाह करे जंग जो है खत्म हो, और जिस तेजी से हमने कीमतें ऊपर बढ़ाई हैं उसी तेजी से हम नीचे लेकर आए। लेकिन ज़ाहिर है इसके इफेक्ट्स बिल्कुल उन ममालिक पे रहेंगे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जिनकी मईशतें बड़ी मजबूत है। हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, और इस वाकई इसके असरात 2027 तक भी अगर खत्म हो जाए तो ये बहुत बड़ा कुदरत का एहसान होगा और एक बहुत बड़ा मौजज़ा होगा। अच्छा, लोअर इनकम यकीनन जो फैमिलीज़ हैं या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जिनका आपने जिक्र किया, वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र करेंगे इस जंग के नतीजे में। कामरान, एक और इशू जिस पे शॉर्टली मैं चाह रहा हूँ आप कमेंट कर दें, जो पख्तूनख्वा के अंदर एक रिसर्जेंस है टेररिज्म की, हमने देखे हैं कि बन्नू के अंदर जो फतह खेल पर ख़ुदकुश हमला होता है, फिर इसके अलावा एक पुल को उड़ा देते हैं, लकी मरवत के बाज़ार में ब्लास्ट होता है, इसके अलावा वहाँ पर बैंक रॉबरीज़ का कल्चर बढ़ता जा रहा है, रिट के इश्यूज़ हैं, कहा जाता है कुछ इलाकों में नहीं जा सकते आप रात के वक्त। तो इस पे हमने जो गज़ब लिल हक़ का ऐलान किया था ऑपरेशन का, उस ऑफेंसिव के बाद आपको लगता है कि यही वाहिद वे आउट है TTP के लिए कि वो सॉफ्ट टारगेट्स या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस तरह का उसको टारगेट करें, और ये कह सकते हैं कि ये फाइनल पुश हो सकती है, या फिर हमें कोई मीडिएशन एफर्ट करनी पड़ेगी ग्लोबल स्टेज के ऊपर कि तालिबान का मसला इसको हल करवाया जाए? देखिए, ये जो दहशत गर्द है ना, ये इनका एक टेम्पलेट होता है कि ये वायलेंस इनके लिए बहुत बड़ा एक टूल है, वो एज ए लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और यही काम जो अफगान तालिबान जब अमरीकियों के साथ बातचीत कर रहे थे और अमेरिका उनसे कहता था कि सीज़ फायर करें, तो वो कहते थे कि सीज़ फायर नहीं करेंगे, बातचीत हम जारी रखेंगे, लेकिन वायलेंस भी जारी रहेगा। लेकिन बुनियादी जो फ़र्क है पाकिस्तान की जो मौजूदा लीडरशिप है, TTP तो पहले भी हमले कर रही थी, और पहले जब हमले करती थी तो फिर मजबूरन पाकिस्तान को मुज़ाकरात की टेबल पर आना पड़ता था। हमने TTP के साथ भी बातचीत की, लेकिन जो करंट जो लीडरशिप है बहुत क्लियर है कि कम वक्त में हम इनसे ब्लैकमेल नहीं होंगे, जितना हमने नुकसान बर्दाश्त करना है हम नुकसान बर्दाश्त करेंगे। सारी क्योंकि उसमें बड़ा की सारी पॉलिटिकल पार्टीज, कामरान, आपके अकॉर्डिंग कन्विंस हो चुकी हैं कि ऑल तालिबान और बैड तालिबान? देखें, ये ओवरऑल मैं अगर आपको बताऊं, पॉलिटिकल पार्टीज मेरा ख्याल है अभी भी पब्लिक ओपिनियन जो है सर्टनली कहीं ना कहीं डिवाइडेड है, और वो आपकी जो पॉलिटिक्स है उसके कॉन्टेक्स्ट में भी है। मे बी अंदर वो अपने दिल से ये चीज़ जानते हैं कि ये लोग ठीक नहीं है, बट इसमें एक जो तब्दीली आई है जो हम शायद ज़्यादा लोग जिक्र नहीं करते, कि कम से कम जो अफगान तालिबान की हद तक बात करें कि पाकिस्तान के अंदर भी खास करके उनके जो मकतबा फ़िक्र के लोग थे जो उनको सपोर्ट करते थे, कराची बाकी जगहों से जो इतना चंदा वगैरह इकट्ठा होता था, तो ये मुझे खुद बात पता है कि वो सपोर्ट बहुत हद तक कम हो गई है। जो अफगान तालिबान को समझते थे कि वो सिराते मुस्तकीम पर हैं, पाकिस्तान में बैठे बहुत से लोग अब उनको अंदाजा हो गया कि नहीं, वो तो किसी और डगर चल रहे हैं। तो कम से कम उस लेवल के ऊपर एक पब्लिक ओपिनियन आपको चेंज होता नजर आ रहा है। बट आई थिंक जो हमारी पॉलिसी है वो मेरा ख्याल में इसको स्टिक करना पड़ेगा, कि अनलेस के अफगान तालिबान वो जो हमारी पॉलिसी है 1 पॉइंट डिमांड कबूल नहीं करते, तो मेरे ख्याल में और कुछ चारा नहीं है। एग्जैक्टली, रीपोजिशनिंग आप कह रहे हैं हुई है, आप सपोर्ट देंगे तो दे कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम जो है। ठीक है, कमर साहब आप भी शॉर्टली कमेंट कर दें। गुल बहादुर ग्रुप के भी कहा जाता है कि कनेक्शंस हैं इस टेररिज्म की वेव के साथ, तो काइनेटिक्स इज द ओनली वे आउट, यही सोल्यूशन है फिल वक्त? देखिए, आपने तमाम सारी चीज़ें कर ली हैं, अफगान तालिबान को मैसेजेस भी दे दिए हैं, रिटर्न वो लिख के देने को तैयार नहीं है, और अफगानिस्तान कॉन्टीन्यूसली होस्टाइल प्लेस बनता जा रहा है आपके लिए। तो मेरा ख्याल है काइनेटिक के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अभी वो ऑपरेशन गज़ब-उल हक़ चल रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसमें मोमेंटम वापस लेके आने की ज़रूरत है, और मोमेंटम आएगा तो शायद चीज़ें जो हैं वो और तेज़ी से रुकेंगी। बिल्कुल, इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि जिस तरह से वहाँ से अटैक किए जा रहे हैं उसी तरह उसको रिटेलिएट किया जाए। बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब, कामरान यूसुफ साहब और हुज़ैफ़ा रहमान साहब मौजूद थे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।